हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेट कैरियर कैंपस से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का चैप्टर मेटल और नॉन मेटल लेकर के आया हूं और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी एक है साइंस का। इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे और जानेंगे कि चैप्टर आपसे क्या बताना चाहता है और आपके एग्जाम में किस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेटल और नॉन मेटल। मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल मतलब अधातु। तो बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ रखे होंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, हल्का से आपने स्टडी किया होगा या एलिमेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो एलिमेंट जो आपने पढ़े थे वहां पे उस एलिमेंट में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलाइट भी होते हैं। मेटलाइट के मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो क्लास 10 के जो चैप्टर है इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु के बारे में स्टडी करना है। और धातु अधातु में इसका भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुणधर्म और के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं मेटल के बारे में यानी कि धातु के बारे में। तो धातु किसे कहते हैं वो पहले समझते हैं। तो ये आपकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करे, साथ ही साथ आघातवर्धीय व तन्य हो, तो उसे धातु कहते हैं। जैसे आयरन, सोना, चांदी, सोडियम, पोटासियम इत्यादि। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब क्या हुए बच्चों, ये सब आपके एग्जाम्पल हुए। लेकिन जब यहाँ क्या बोला, उष्मा तथा विद्युत के क्या हो, चालन करे, तो इसे कैसे आप अपने डेली लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर उष्मा की बात करूं या फिर विद्युत की बात करूं कि ये चालन करता है, इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझ सकते हो कि जब आप आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी होंगे तो बिजली देखो कि उसमें भी मेटल है, चाहे कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो या फिर आयरन का वायर हो, तार हो, तो उसमें एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है। तो अभी आप बस ये डिफिनेशन के तौर पे यहाँ समझे, कैसे पहुंचता नहीं पहुंचता मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बस फिलहाल के लिए भी आप देखते हो कि एक जगह से दूसरे जगह पे आने की विद्युत पहुंच जाती है। उसमें अगर मानकर चलो, आप खुद अब घर पे ट्राई कर सकते हो, एक लोहे का रोड ले लो। ठीक है, और उस लोहे का रोड को आप एक सिरे से पकड़े रहो, आने की एक सिरे और दूसरे सिरे को आप गर्म करो, तो देखोगे कि आपके जो जहां पे पकड़े हुए हो वहां भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके मतलब है क्या कि जो धातु है वो उष्मा का सुचालक है, साथ ही साथ आघातवर्ध और तन्य होता है। आघातवर्ध और तन्य, ये इसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब है बच्चों। तो ये सब आपके एग्जाम्पल में आयरन, सोना, चांदी, सोडियम, पोटासियम ये सभी हैं। ठीक है, अब इसके बारे में फिजिकल स्टडीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल स्टडी में सबसे पहले आपका मेटल का में फिजिकल स्टडी है चमक। क्या है, लक्सचर, इंग्लिश में बोलते हैं लक्सचर। तो लक्सचर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है और इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि जो धातु, जो आपके मेटल होते हैं वो जो उनके सरफेस होता है, अपर सरफेस जो ऊपरी सतह होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है। और चमकदार होता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। इसके बारे में और क्या लिखा हूं वो भी समझा देता हूं। धातु को खुला रखने पे वह अपना चमक को खो देते हैं, क्योंकि वह हवा तथा जल के संपर्क में आकर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि बनाते हैं, जिसकी पतली परत धातु के ऊपरी सतह पर जम जाती है और धुंधली नजर आती है। जो आप इसके आप डेली लाइफ में काफी ज्यादा, अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के व्यू से कि चमक क्या है, तो वो आपका सिर्फ यहीं तक लिखना है। ठीक है, ये यहीं तक, यानी कि धातु के सदा चमकदार होती है, इसके गुण धातु चमक कर, इतना ही। लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, यहाँ से धातु को खुला रखने पे यहाँ से ये आपके धुंधली नजर आती है, यहाँ से आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखते हो कि जब आयरन हो, लोहा, अगर उसे कोई चीज बना हुआ है या नहीं भी बना हुआ है, तो लोहे के देखते हो कि खुला छोड़ देते हैं तो वो एयर के संपर्क में या वाटर के संपर्क में आकर के क्या हो जाता है, उसमें कार्बन जम जाता है और उस तरह से उसका चमक क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए वो बोलते हैं उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है,
समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि का एक लेयर उस पे जम जाता है। ठीक है। अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है वह है हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस यानी कठोर। अब कठोर के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे आपका है कठोर यानी हार्डनेस। कठोर वह है जिसमें आणविक बल अधिक मजबूत होगा। कठोर तक वह गुण जिसमें पदार्थ खुरचे जाने अथवा कटे जाने में विरोध करता है। ये बच्चों एक जो आपका पॉइंट है कठोर या हार्डनेस, कठोरता एग्जैक्टली हिंदी या कठोरता होना चाहिए, हार्डनेस के हिंदी कठोरता होता है, कठोर नहीं, हार्ड के मतलब हिंदी कठोर, हार्डनेस के कठोरता। अब आंतरिक बल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बच्चों, उसके वो काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके चलते वो क्या, वह आपको कठोर लगता है। अब ये उसके जो कठोर होने की वजह से, मजबूत होने की वजह, अच्छा कठोर इसलिए मजबूत है, कठोर होने की वजह से और मजबूत होने की वजह से उसपे आप खुरचे जाने और कटे जाने का विरोध करता है। आने की कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि आप आसानी से लोहे को या कोई आप धातु को आसानी से क्या कर सकते हैं, खुरेच नहीं सकते हो और आसानी से काट नहीं सकते हो, आने तो इसलिए वो क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन अब इसमें आपके एक एग्जाम के व्यू से अगर समझाऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है यहाँ पे कि पारा मरकरी एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है या होता है। अभी आपने क्या देखा, ये कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। जब ये कठोर है तो ये लिक्विड फॉर्म में क्या सोचता है, यानी कि जो हार्ड उसी में होगा जो सॉलिड हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कमरे के ताप पर पारा, तो ये या फिर मरकरी बोलते हो इंग्लिश में, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ बच्चों पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन से ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो आपके आंसर क्या होना चाहिए, मरकरी या पारा। यानी कि जो भी आपके ऑप्शन होंगे, अगर मरकरी लिखा तो मरकरी, पारा लिखा तो पारा आंसर। ठीक है। अब एक चीज और भी बच्चों कि जितने भी धातु होते हैं उन सभी का जो कठोरता होता है यानी हार्डनेस होता है, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। हार्डनेस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। जब सबका हार्डनेस अलग अलग होता है तो उस हार्डनेस में अब बात करते हैं थोड़ा सा, सभी धातु की कठोरता अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। उदाहरण में लिथियम, सोडियम और पोटासियम। तो अब यहाँ पे बच्चों, अभी आपको मैंने बताया कि ये मेटल जो होते हैं, धातु, वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि ये कठोर तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु जो लिक्विड भी होते हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से काटने वाले क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन से ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है। अब यहाँ पे है कि मैग्नीज सबसे कठोर धातु है। मैग्नीज क्या है बच्चों, सबसे कठोर धातु है, कठोर धातु है। और लिथियम सबसे कोमल है, यानी जो यहाँ पे देखा ना आपने, लिथियम वो सबसे क्या कोमल है, सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस और सबसे हार्डनेस किसमें है, मैग्नीज में है। तनाव और क्षमता टंगस्टन में सबसे श्रेष्ठ और में शीशा बहुत न्यून है। यानी कि तनाव में सबसे जो क्षमता है वो किसमें, टंगस्टन में सबसे होता है और शीशा में सबसे कम होता है। अब उसके बाद है कि धातु कठोर एवं मजबूत होते हैं, इसलिए धातु को आभूषण बनाकर पहनते हैं। अब बच्चों कि आप देखते हो कि आभूषण यानी कि जेवर, ज्वेलरी यानी पहन करके लोग यानी कि बनाकर पहनते हैं। तो वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो कठोर और मजबूत होते हैं। अब आपको एग्जाम के विषय बताऊं तो बच्चों अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपके एग्जाम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्या होता है, इसका कारण क्या बताइए। आने सीधा ये मतलब ये है यहाँ पे कि आभूषण का प्रयोग, सॉरी, सोना और चांदी को बनाने के लिए आभूषण का प्रयोग होता है, इसका कारण बताइए। तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि सोना एवं चांदी कम अभिक्रियाशील है तथा यह संराचित भी नहीं होते हैं
और यह ना तो हवा में, ना ही नम वायु अथवा शरीर के पसीने से भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। एक तो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये हार्डनेस की वजह से करते हैं, लेकिन मैं केमिकल प्रॉपर्टीज अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आपके ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीटली लिख दिया हूँ और ये आपके प्रीवियस ईयर आ चुका है 2017 में। ठीक है, तो आप इसे लिख लोगे। बाकी आप अगर देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आप सिर्फ समझें, लिखे नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और जब आप समझ जाओगे उसके बाद आप लिखें, क्योंकि ये वीडियो आप ही के पास रहेगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने पे पिघलने लगता है। अब ये अभी मैंने आपको एक कठोरता के बारे में बताया था, लेकिन उसमें एक चीज नहीं बताया कि कुछ जो मेंशन नहीं था, लेकिन अभी आंसर मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने पे पिघलने लगती है, और ये 2011 में आया, 2011 में आ चुका है आंसर क्वेश्चन, और ये आपका सीजियम इसका आंसर होगा, CESIUM। ठीक है, उसके बाद आपका प्लेटिनम सोना चांदी का आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताएं। ये पूरा कंप्लीट सवाल नहीं है, यह लास्ट में कारण बताएं। तो इसे प्लेटिनम सोना चांदी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि तन्यता, आघातवर्ध और जंग के प्रति सुरक्षित है, इसलिए इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो इन तरह से अभी कठोरता से ये 3 सवाल बनते थे, और कैसे आपके बनते थे वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब मेरा है नेक्स्ट आघातवर्ध। क्या है बच्चों? आघातवर्ध। अब इसके बारे में समझते हैं। अब देखो, आघातवर्ध के मतलब मेलेबिलिटी, धातु का वह गुण जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सके, इसे गुणधर्म को आघातवर्ध कहते हैं। बच्चों आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब आप देखें कि कोई लोहे के दुकान पे क्या करते हैं, लोहे को पीट करके यानी कि गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें हथौड़ा मारते हैं, तो पीट पीट करके क्या करते हैं, पतली चादर बना देते हैं ना, यानी जिस शेप में चाहिए या जिस शेप का रिक्वायरमेंट होता है उस शेप में उसे ढालने का प्रयास करते हैं, और जो वो अपना शेप बदलता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लेबिलिटी बोलते हैं या आघातवर्धी बोलते हैं। ठीक है, जो अब इसका एक एग्जाम्पल है, सोना एवं चांदी सोनम चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है, अर्थात कहने का मतलब जितने भी धातु उसमें सबसे अधिक आघातवर्ध किसमें है, सोना और चांदी में। अब है सोना को पीटकर 0.004 मिली पतली चादर बनाई जा सकती है, यानी कि 0.004 मिली पतली चादर, इसे इतना पतला हो सकता है। अब इसका प्रयोग क्या है बच्चों? अगर मेलाबिलिटी है तो मेलाबिलिटी का प्रयोग क्या है? अगर आपसे पूछो, कोई पूछे तो क्या बोलोगे? बोल सकते हो कि पतली चादर बनाया जाता है। अच्छा, पतली चादर है, इसके मतलब विभिन्न किसान कृषि औजार बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी चीज बनाए जा सकते हैं, कृषि औजार के अलावे और भी चीज, यानी पतली चादर में जो भी चाहिए वो चीज बनाते हैं। तो आपको 2016 में इस पे आया हुआ सवाल है कि अघातवर्णीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अघातवर्णीयता ये मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल दे देना कि पतली चादर विभिन्न कृषि औजार बनाए जाते हैं, ये उदाहरण आपका यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से आपके सवाल इस पे भी आपके एग्जाम में, ये जेक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में आ चुका है 2016 में। अब बात करते हैं बच्चों तन्यता पे। तन्यता के मतलब धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहते हैं। यानी बच्चों सीधा अर्थ ये है कि अगर धातु है तो उसकी पतली तार में बनाया जा सके, यानी पतली तार में उसे ढाला जा सके, उस गुण को तन्यता बोलते हैं। और बच्चों अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि सभी धातु का जो हार्डनेस होते हैं अलग अलग होते हैं। जब सभी धातु का हार्डनेस अलग होते हैं, इसके मतलब ये हुआ कि तन्यता, जो डक्टिलिटी है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सोना में सबसे अधिक तन्य होते हैं, जो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम, 1 ग्राम बच्चों बहुत कम होता है, जिससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। किसका? सोना का। इसलिए ये क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु है। अब बच्चों बात करते हैं उसमें चालकता। उसमें चालकता की बात करते हैं, उसमें चालकता आप आने की थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आप क्लास 11th में, 12th में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में स्टडी करोगे। भले मैं अभी केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आप आगे पढ़ोगे। लेकिन इसके बारे में क्या है वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों अभी इसके बताया था कि जब मैं आपको शुरू में बता रहा था कि
हाँ, अभी मैं आपको बता रहा था, डिफिनेशन में बताया क्या था कि वो धातु और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताया कि क्यों सुचालक होते हैं, क्यों का जवाब मैंने आपको नहीं दिया था, क्योंकि मुझे आगे पता है कि मुझे आगे बताना है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जिसमें जैसे इसमें इलेक्ट्रिक देते हैं तो उसके एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रांसफर होना आने की शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, अब है यहाँ पे धातु, इसी तरह से इसके उसमें चले आने के थर्मल आने की जो हीट है वो भी क्या होता है, एक जगह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मेटल में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे में, और इस पे आपके एक एक्टिविटी भी एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, अब इसी क्या लिखा वो पढ़ के बताता हूँ, जो ऊष्मा के कारण स्थानांतरित होकर धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये लोहे का रोड ले लो, अब एक जगह पे गर्म करो तो दूसरे सिरे आपको क्या होगा, गर्म सा फील होगा। अब एग्जांपल में चांदी और कॉपर, यानी कॉपर बच्चों यहाँ पे आपका तांबा है, थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पे, को ये नहीं होगा, ऊपर में होगा ये कॉपर। कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, जबकि लेड यानी शीशा बोलते हो, यानी कि पीबी सिंबॉलिक नाम, एवं पारा मरकरी ऊष्मा का सबसे कम चालक, यानी सबसे कम चालक में सीसा और पारा यानी मरकरी होते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ थर्मल कंडक्टिविटी, बच्चों ये आपके 11-12 के अनुसार लिखा है, ये हाई, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आईटीआई डिप्लोमा या फिर जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसके अनुसार मैं यहाँ लिखने का प्रयास किया हूँ। ये भी समझा देता हूँ, इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन ये आपके एग्जाम के विषय नहीं, एग्जाम की जो हिंदी में लिख दिया हूँ वहीं तक आपके लिए बोल सकते हो, यहाँ तक कम होते हैं, यहाँ तक इंग्लिश वाले आपके पार्ट के नहीं है, लेकिन जो आगे स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन क्या लिखा है वो मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी रेफर्स टू एबिलिटी टू गिव ए मटेरियल टू कंडक्ट ट्रांसफर हीट, यानी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि मटेरियल को, यानी जो मेटल होता है उसको कंडक्ट करने यानी ट्रांसफर करना, उसको क्या करता है, रेफर करता है, उसकी योग्यता होता है, एबिलिटी होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने समझा दिया, और इट इज जनरली डिनोटेड बाय के, और इसे जनरली किससे डिनोट किया जाता है, के से, बट कैन आल्सो डिनोटेड बाय लेमडा एंड के, इसे लेमडा से भी डिनोट करते हैं। और बच्चों ये जो रेसिप्रोकल क्वांटिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्वांटिटी नोन एज थर्मल रेसिस्टिविटी, और बच्चों जो ये आपका उसमें चालकता है यानी थर्मल कंडक्टिविटी, ये रेसिप्रोकल होता है यानी विद कर्मानुपाती होता है, किसका, थर्मल रेसिस्टिविटी का। ठीक है, अब मटेरियल विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी यूज हीट सिंक, वेयर एज मटेरियल विद लो वैल्यू लैम्डा आर थर्मल इंसुलेटर, यानी कि जो इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है उसका यूज किया जाता है हीट सिंक के रूप में, और जबकि जिसका कम होता है उसका प्रयोग करते हैं थर्मल इंसुलेटर के रूप में, इनका ये प्रयोग है। और इसके अलावा एक थोड़ा सा और भी बता देता हूँ आगे, जो इसके बराबर होता है क्यू एल बाय बाय ये डेल्टा टी, ये बच्चों, और इसका असाई मात्रक होता है मीटर केल्विन, सॉरी वाट्स पर मीटर केल्विन, यानी कि डब्ल्यू फॉर वाट, एम का पावर -1, के पावर -1 एंड वाट, शायद आपने क्लास ये पढ़े होंगे, ये पर आता है यानी माइनस में है, तो यानी कि वाट्स पर मीटर पर केल्विन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ये भी बताया था, और क्यू के मतलब था अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, और उसको जो मापते हैं वो जूल पर सेकंड में होते हैं, और उसी को जूल पर सेकंड को वाट्स बोलते हैं। ठीक है, और एल के मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल प्लेन, टू आइसोथर्मल प्लेन के बीच में कितना है वो, और ए के मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी एरिया सरफेस स्क्वायर मीटर, यानी स्क्वायर मीटर में एरिया हमेशा किसमें, स्क्वायर में मेजर किया जाता है, और डेल्टा टी के मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि शुरू का ये टेम्परेचर और बाद के टेम्परेचर दोनों में क्या डिफरेंस है उसे, और टेम्परेचर को यहाँ पे जो मेजर करते हैं केल्विन में करते हैं, और केल्विन का क्या होता है, के से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर ये इंग्लिश वाला कोई पार्ट नहीं समझे कोई बात नहीं, ये आपका भी पढ़ने का नहीं है। ठीक है, अब मेरा आगे का पार्ट है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। विद्युत चालकता सभी धातु विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि धातु विद्युत का संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत द्वारा प्रभाव और अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। बच्चों अभी मैंने आपको समझाया था कि
बताया था आपको कि क्या होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक भी कंडक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें है कि चांदी एवं तांबा विद्युत को सर्वोत्तम चालक है। आने की जो चांदी है और कॉपर है वो सबसे बेस्ट माना जाता है कि बेस्ट कंडक्टर है विद्युत का, और जबकि लीड और पारा सबसे कम है। लीड और पारा इसके बच्चों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। और अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत का कुचालक होता है। बच्चों अब यहाँ पे आपका है कि विद्युत के चालक तो सब होते हैं, विद्युत के चालक सभी होते हैं, लेकिन एक आपका यहाँ पे है कि एक्सेप्शन में कि अधातु, अभी तो अधातु बारे पढ़ नहीं रहे, लेकिन अधातु में से एक क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो ये क्या करता है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, और बाकी अन्य जितने सभी क्या है कुचालक, आने वही चीज लिखा हुआ है कि सभी अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, धातु के प्रॉपर्टीज यानी कि विद्युत के रूप में, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब है आगे बच्चों, यहाँ पे अगर थोड़ा सा बताऊं कि ये आपके एग्जाम के व्यू से नहीं है, जो मैं यहाँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ ये आपके एग्जाम के व्यू से नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के व्यू से, क्योंकि 11 12 से पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द मटेरियल एबिलिटी टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आने की अभी मैंने आप बताया था मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे इलेक्ट्रिक देते हैं, उसे उसकी जो चार्ज होता है आवेश, वो एक जगह से दूसरे पे क्या होता है, ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और इसका एसआई यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का यानी विद्युत चालकता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है साइमन पर मीटर। और साइमन पर मीटर ये आपके यहाँ पे इसके यूनिट लिखा गया है, और इट इज अ रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ये रेशियो होता है बच्चों किसका, करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब है आगे आप लोग को पढ़ना। अच्छा, इस पे एक सवाल है बच्चों, आया हुआ है एग्जाम में, कारण बताए कि धातु क्यों विद्युत का संचालित करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैंने आपको समझा था, वो चीज यहाँ पॉइंट को आपको लिख दे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कि धात्विक आने की कुछ धातु कठोर सतह में टकराने के बाद आवाज उत्पन्न होते हैं। इसलिए देखते हो ना, धात्विक के मतलब यहाँ पे सोनरस के मतलब कि जब उससे कोई चीज को टकराता है तो उसे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धातु के आयनों के बीच में कंपन को धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए बच्चों जानते हो कि स्कूल की घंटी, रेलवे स्टेशन की घंटी, चर्च का घंटा धातु से बनी होती है। इन सब का प्रयोग है। और क्यों ये होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो और धातु का आयन के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपने क्लास 9th का साउंड चैप्टर में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, उसके बाद है मेरा यहाँ पे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर धातु तरल में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। अरे बच्चों सीधा ये समझो कि जब से सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड से जैसे लिक्विड में बदल जाता है, जैसे लिक्विड में बदलता है उस स्टेट को, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड से जैसे लिक्विड में बदल गया, यानी कि ठोस से द्रव में बदल गया, और द्रव में बदलने की जो अवस्था है, यानी कि जिस ताप पे बदला उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं गलनांक। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि सभी धातु की कठोरता अलग अलग होता है। इसके मतलब बच्चों कि सभी का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं गैलियम, जिसका 30 डिग्री सेल्सियस पे, और सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस पे, जो बहुत कम है और हथेली पर रखने पे पिघलने लगता है। बच्चों मैंने आपको इसका पहले भी बताया ना कि सीजियम जो हाथ पे रखने पे पिघलने लगता है, यानी आज हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो टेम्परेचर सीजियम 28 डिग्री पे क्या करने लगता है, ये पिघलने लगता है। इसलिए इसे हथेली पर रखने पे पिघलने लगता है। ये आपके यहाँ पे हो गया। ठीक है, घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी बच्चों होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं, यानी कि मास बाय आयतन, यानी मास बटा आयतन को ही क्या बोलते हैं,
घनत्व बोलते हैं। और धातु का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो काफी ज्यादा होता है। उसके बाद है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों देखते हो कि जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को छोड़कर अन्य धातु चुंबकीय गुण अनुपस्थित होता है, यानी कि जो चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है, सिर्फ धातु निकेल और कोबाल्ट में होता है। इसके अलावा और किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होता है। और ये जो पॉइंट आपके एनसीईआरटी के अनुसार नहीं, मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, और इसे ऐड करने का सीधा एक ही मतलब है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें ये चीज अक्सर सवाल बन जाता है यहाँ से कि कौन से ऐसे धातु है जो विद्युत सॉरी चुंबकीय गुण मौजूद नहीं है। तो आपको पता है कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट है, जिसके इसके अलावा जो होंगे वो नहीं होंगे। तो ये आपको रिमेम्बर करना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट मेरा यहाँ पे है कि धातु से बनी वस्तुएं आभासी होते हैं, अर्थात ना ही पारदर्शी ना ही अपारदर्शी। यानी बच्चों जो धातु से बना होता है वो आर पार दिखाई नहीं देता है, मतलब कि वो क्या होते हैं, आभासी होते हैं, ना ही पारदर्शी ना ही वो अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखें, बढ़िया से लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।